अगर आप लोगों को क्राइम फिल्मों का शौक है तो आपने के ड्रामा की मास्टरपीस फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर देखी होगी, जहां दूर तक फैले खेत, बारिश का मौसम, इन सब के बीच वो क्रिमिनल जो औरतों को उन्हीं के कपड़ों की हेल्प से मार डालता था। पर कैसा हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि वो कहानी सिर्फ कोरिया की नहीं है, बल्कि हमारे देश में भी ऐसा हो चुका है। इस फिल्म को देखते टाइम जो डर आपने फील किया, उसी डर को 2023 और 24 में बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके की औरतों ने भी अपने असल जिंदगी में जिया है। यहाँ भी वही सब हुआ, वही खेत, वही सन्नाटा और एक ऐसा सीरियल किलर जो शिकार की साड़ी या दुपट्टे को ही फंदा बनाकर जान ले लेता था। और वो क्रिमिनल कोई डेंजरस दिखने वाला आदमी नहीं था, बल्कि उसी भीड़ का हिस्सा था, जैसा फिल्म के अंत में दिखाया गया है। तो आज क्राइम किस्सा के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे एक सीरियल किलर की कहानी, जिसकी नफरत ने 14 महीनों के अंदर 9 परिवारों को उजाड़ दिया। तो मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं क्राइम किस्सा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शाही और शीशगढ़ इलाके में, जो कि बरेली हेडक्वार्टर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी के आसपास होगा, दोनों इलाकों में गन्ने की खेती होती है। ये फेमस ही गन्ने की खेती के लिए है। यहाँ आपको मीलों दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत ही फैले हुए दिखाई देंगे। ये गन्ने के खेत ही इन इलाकों की इकोनॉमी की जान है। और एक समय ऐसा आया कि बरेली के यही गन्ने के खेत सीरियल किलर के लिए हंटिंग ग्राउंड बन गए। साड़ी किलर के नाम से फेमस हुआ ये सीरियल किलर न केवल महिलाओं में दहशत फैला दिया, बल्कि पुलिस प्रशासन को भी काफी परेशान किया। तो कहानी शुरू होती है 2023 के जून महीने से। उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही थी, तापमान भी करीब 40 के पार ही होगा, जिसके कारण लू भी चल रही थी। अब इस चिलचिलाती धूप में गांव में अक्सर क्या होता है कि मर्द सुस्ताने का काम करते हैं, लेकिन वहीं घर की महिलाओं के लिए यह समय होता है जलावन की लकड़ी बिनने का या फिर जानवरों के लिए चारा जमा करने का। तो उसी में 5 जून 2023 की दोपहर में परतापुर गांव की रहने वाली 55 साल की कलावती रोज की तरह अपने घर से खेत में अपने जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। वो लकड़ी बिन रही थी। उसके परिवार के लोगों के लिए 5 जून का दिन भी एक आम दिन जैसा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये दिन उनकी लाइफ का सबसे बुरा दिन होने वाला है। शाम ढलने लगी। ये समय कलावती के घर लौटने का था, लेकिन 5 जून की शाम तक कलावती घर नहीं पहुंची। गांव में अक्सर कोई महिला शाम होने के बाद भी अगर घर ना लौटे तो लोग परेशान होने लगते हैं, क्योंकि वहां लोग जल्दी सो जाते हैं। इसी वजह से परिवार ने कलावती की खोजबीन शुरू की। खोजबीन के कुछ ही घंटे के बाद गन्ने के खेत में कलावती की लाश पड़ी हुई मिली। कलावती और क्राइम सीन के हालात बता रहे थे कि कलावती ने खुद को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी थी। कलावती के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी साड़ी ही उसके गले में लपेटी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसी साड़ी से उसका गला घोट दिया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पहला अनुमान जो है वो रंजिश या फिर लूट का लगाया गया, लेकिन कलावती के शरीर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। हत्यारे ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई हथियार। और हथियार मिलता भी कहां से, क्योंकि हथियार तो कलावती के शरीर पर ही था, उसकी साड़ी, जिससे मर्डर ने उसका गला घोट दिया था। पुलिस भी परेशान थी, क्योंकि इस तरह की क्राइम बरेली पुलिस ने पहली बार देखा था। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही ठीक 2 हफ्तों के बाद 17 जून 2023 को एक और खबर ने शाही पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचा दी, क्योंकि कुलचा गांव में, जो परदापुर के पास है, 45 साल की धनवती लापता हो गई। वो पीठ दर्द की दवाई खरीदने के लिए दोपहर में घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने के बाद धनवती की लाश 2 दिन के बाद 19 जून को घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रोड के किनारे गन्ने के खेत में मिली। गर्मी के कारण लाश सड़ने लगी थी और पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। लाश की पहचान उसके चप्पलों से हो पाई कि वो धनवती की ही लाश है। और इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह थी कि धनवती के गर्दन पर भी साड़ी का फंदा कसा हुआ था। इस दूसरी हत्या ने यह साफ संदेश दे दिया था कि यह कोई साधारण अपराध नहीं, क्योंकि मात्र 12 दिनों के अंदर 2 मर्डर हुए, सेम तरीका, एक ही एरिया और एक ही प्रोफाइल। अब आप बताइए, आपको तो ये फील आ ही रहा होगा कि ये सेम आदमी है। पर पुलिस को यह बात समझने में बहुत समय लग गया, क्योंकि जून का महीना खत्म होने को था, लेकिन मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 30 जून को आनंदपुर गांव की 50 साल की प्रेमवती की हत्या हो जाती। प्रेमवती भी चारा लेने गई थी।
उनकी लाश जंगल के किनारे मिली, पर कोई सबूत नहीं मिला अभी तक। अब जुलाई आते आते मानसून ने दस्तक दे दी। बारिश के कारण खेत में कीचड़ और फिसलन हो गई और बारिश की वजह से ही खेत में गन्ने और ऊंचे होने लगे और घने होने लगे। इससे खेतों की विजिबिलिटी भी कम हो गई और हत्यारा और अधिक बेखौफ हो गया। इसके बाद 22 जुलाई 2023 को गन्ने के खेत में एक और लाश मिली। ये लाश खुजरिया गांव के 40 साल की कुमा देवी की थी और पैटर्न बिल्कुल वही था। कुमा की साड़ी को ही फंदा बनाकर उसी से उसका गला घोटा गया था। अब बरेली पुलिस पर हत्यारे को पकड़ने के लिए जनता और अधिकारियों का भी भारी दबाव पड़ने लगा। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जुलाई महीने में बाजारों, सड़कों, चौराहों और खेतों की ओर जाने वाले रास्तों में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू किए। बरेली के शाही और शीशगढ़ को सेंटर मानकर 25 किलोमीटर के रेडियस में 20 से 30 गांवों में 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसी के बीच पुलिस ने मामला सुलझा लेने का दावा किया और तो और मीडिया को भी बता दिया कि हत्या आपसी रंजिश के चलते हुई थी, कोई किलर विलर नहीं है। पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में भी लिया। ये आदमी विक्टिम का परिचित ही बताया गया। इस गिरफ्तारी से गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि दरिंदा पकड़ा गया है, पर यह सच नहीं था और यह राहत बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि आगे चलकर यह और भी खतरनाक साबित होने वाली थी। और कई मामलों में यह अक्सर देखा गया है कि जब पुलिस गलत आदमी को पकड़ लेती है और रिलैक्स हो जाती है, तो असली सीरियल किलर को एक तरह का नार्सिसिस्ट आनंद मिलता है। उसे लगता है कि वो कानून से ऊपर है और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी और वो और खुलकर अपराध करता है। यहाँ भी यही हुआ। ठीक एक महीने के बाद 23 अगस्त 2023 को हत्यारे ने पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सेवा जवालपुर की रहने वाली 35 साल की वीरवती की लाश खेत में पड़ी हुई मिली। वीरवती को भी उसी भयावह तरीके से मारा गया था जिस तरह पिछले विक्टिम्स को मारा गया था। इसीलिए इस हत्या ने यह साबित कर दिया कि असली कातिल सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि अभी भी खेतों में आजाद घूम रहा है। इस घटना के बाद पुलिस की विश्वसनीयता को गहरा धक्का लगा। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, थाने का घेराव किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर डर जो था वो अब दहशत में बदलने लगा। महिलाओं ने खेतों में जाना लगभग बंद कर दिया। अगर मजबूरी में उन्हें खेत जाना भी पड़ता था तो वो ग्रुप में मर्दों के साथ लाठियां लेकर निकलती थी। पर वीरवती की हत्या के बाद 2 महीने तक किसी भी महिला की हत्या नहीं। 2023 का सितंबर महीना बीत गया, फिर अक्टूबर में भी 30 दिन बीत गए थे और जिससे बरेली के गांव में जीवन अब आम सा होने लगा था और सबको लगने लगा कि हत्यारा चला गया है। तभी अक्टूबर के 31 को 2 महीने से चली आ रही शांति अचानक से टूट जाती है, क्योंकि अभी तक हत्यारा 35 से 50 साल की महिलाओं को निशाना बना रहा था। लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को उसने लखीमपुर गांव में 60 साल की महिला महमूदन को शिकार बना लिया। महमूदन की भी लाश गन्ने के खेत में पड़ी हुई मिली और गले में वही फंदा हत्यारे की करतूत की गवाही दे रहा था। फिर नवंबर 2023 को वो महीना था जब शाही और शीशगढ़ के लोग रातों को सो नहीं सके। सर्दियां शुरू हो रही थी, कोहरा छनने लगा था। इस धुंध ने हत्यारे को और भी खतरनाक बना दिया। 65 साल की बूढ़ी और असहाय दुलारी देवी अपने पैतृक गांव खरसैनी में अकेले रहती थी। दुलारी देवी के पति की मौत हो चुकी थी। 20 नवंबर को वो अपने घर से 250 मीटर दूर अपने खेत में गई। उसी शाम को दुलारी देवी की लाश झाड़ियों में मिली। हत्यारे के लिए दुलारी देवी एक आसान शिकार थी। शायद इसीलिए हत्यारे ने उन्हें चुना था। पुलिस को दुलारी देवी के गर्दन में भी कपड़ा मिला। दुलारी देवी की लाश मिलने के 1 हफ्ते से भी कम समय में 26 नवंबर को एक और घटना ने प्रशासन को हिला दिया। इस बार घटना शाही थाने से आगे बढ़कर शीशगढ़ थाना के जगदीशपुर गांव तक पहुंच गई। 55 साल की उर्मिला देवी की लाश उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर मिली। आप देखिए कि धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ रही है। वो अब कोई क्राइम खेत में जाकर नहीं कर रहा, वो अब घर के नजदीक हत्या करने लगा है। 7 महीने में 8 हत्याएं। पुलिस अब समझ चुकी थी कि यह कोई संयोग नहीं है, उनका सामना एक सीरियल किलर से हुआ है। अब मैं आपको सीरियल किलर के बारे में एक मनोवैज्ञानिक बात बताता हूँ। सीरियल किलिंग में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो बहुत मायने रखता है। कूलिंग ऑफ पीरियड उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जब सीरियल किलर एक मर्डर के बाद कुछ दिन या महीनों तक शांत रहता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। ये ब्रेक उसे अगली प्लानिंग का मौका देता है। लेकिन इस मामले में हत्यारा बहुत जल्दी शिकार कर रहा था।
हत्यारे के अंदर शिकार करने की गजब बेचैनी थी। ये बेचैनी हत्यारे की मानसिक स्थिरता और हिंसा करने की उसकी तीव्र इच्छा को दिखाता है। दुलारी देवी और उर्मिला देवी की हत्या के बाद लखनऊ मुख्यालय से लेकर के बरेली जोन तक हड़कंप मच गया। मामले की कमान एडीजी पीसी मीना और आईजी राकेश सिंह को दी गई। पुलिस ने गांव में लाउडस्पीकर से अनाउंस करवाया कि महिलाएं अकेले खेतों में ना जाएं तो ग्रुप में जाएं और सतर्क रहें। 300 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पुलिस की टीमें गन्ने के खेतों में जाकर हर हिस्से की बारीकी से जांच करने लगी। ऊपर से ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस हत्यारे को पकड़ नहीं पाई। पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि हत्यारा कोई तकनीकी इस्तेमाल नहीं करता है, कोई गाड़ी यूज नहीं करता, ना ही कोई मोबाइल रखता है। इसीलिए सर्वेलेंस का कोई फायदा नहीं हो रहा था। नवंबर 2023 के बाद हत्याओं का सिलसिला अचानक से रुक गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने पर महीने बीतते गए, पर कोई लाश नहीं मिली। ये बहुत सुकून की बात थी, पर सीरियल किलर अभी भी खुले में घूम रहा था और वो कोई भी हो सकता था। 7 महीने के इस लंबे अंतराल ने पुलिस और मनोवैज्ञानिकों को उलझा दिया। लोगों के मन में कई सवाल थे कि क्या हत्यारा मर गया था, क्या वो किसी दूसरे अपराध में जेल चला गया है, या फिर वो डर गया है। पर रियलिटी शायद ये थी कि उस समय गन्ने की कटाई हो रही थी। फिर भारी पुलिस गश्त और कोहरे के कारण शायद हत्यारा शिकार करने का मौका नहीं ढूंढ पा रहा। वो जानबूझकर शांत होकर पुलिस की सतर्कता का कम होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार 7 महीने का लंबा सन्नाटा 2 जुलाई 2024 को टूटा। मानसून की एक बार फिर से वापसी हो चुकी थी और 45 साल की अनीता देवी हौसपुर की रहने वाली थी। 1 जुलाई की सुबह 11 बजे के आसपास हौसपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर अपने मायका सिरका गांव जाने के लिए निकलती है। 2 जुलाई को उन्हें वापस भी लौटना था। 2 जुलाई की रात बुजुरिया जागीरी गांव की जंगल एरिया में अनीता देवी की लाश पाई गई। अनीता देवी के गले में उसकी गुलाबी साड़ी की पल्लू बंधी हुई थी। पुलिस को उनकी लाश के पास एक बैंक पासबुक और उसका आधार कार्ड मिला था। अनीता देवी हत्यारे की 9वीं और आखिरी शिकार थी। पुलिस ने एम्स और दूसरे अस्पतालों से साइकियाट्रिस्ट से सलाह ली और साथ ही अपराध विशेषज्ञों से भी बात की, ताकि बरेली में आजाद घूम रहे सीरियल किलर के प्रोफाइल के बारे में तो पता चले। ये सीरियल किलर किस तरह का इंसान हो सकता है, उसका स्वभाव क्या है, वो अपने शिकारों कैसे चुनता है, उसकी आदतें क्या बताती हैं और वो ऐसे अपराध कर क्यों रहा है। जैसे कि इस केस में पुलिस ने पाया कि सीरियल किलर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसने 45 से 65 साल के बीच की महिलाओं को शिकार बनाया था। उसने सभी महिलाओं को गन्ने के खेत में मारा था। हत्यारे ने सभी विक्टिम्स का गला घोटने के लिए उनकी साड़ी के पल्लू या फिर दुपट्टे को ही हथियार बनाया। एक खास बात यह भी थी कि उसने अपने शिकार का गला कसने के लिए फंदे में बाईं ओर गांठ लगाई थी। जितनी भी पीड़ित महिलाएं थी उनके शरीर पर कई चोटें मिली थी। कुछ जांघों के अंदरूनी हिस्से में चोट थी तो कुछ की ठुड्डी पर चोट थी। हालांकि किसी के भी साथ सेक्सुअल असॉल्ट का कोई निशान नहीं मिला। इसी बीच 2024 की जुलाई महीने में पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिलती है। ये ऑडियो क्लिप एक चाय की दुकान पर रिकॉर्ड की गई थी। इस क्लिप में एक आदमी अपने हत्याओं के बारे में सेखी बघार रहा था और पुलिस की नाकामी का मजाक उड़ा रहा था। पुलिस आज तक उसको पकड़ नहीं पाई है, ये लाइन उसने कही थी। पुलिस उस चाय के दुकान पर गई और वहाँ के मालिक से और उसके आसपास के लोगों से उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने लगी, लेकिन पुलिस को कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने उन गांव वालों से भी बात की जिन्होंने खेत के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए देखा था। गांव वालों ने पुलिस को एक ऐसे संदिग्ध आदमी के बारे में बताया जो पुलिस से बचने के लिए सड़कों से दूर रहता था और खेत में अकेले घूमता रहता था। पुलिस को ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी मिले जिसमें वो आदमी कभी गांव में घूमते हुए दिखा तो कभी गन्ने के खेत के पास दिख रहा है। पुलिस ने 1 महीने में जुटाई जानकारी के आधार पर गांव वालों की मदद से 3 स्केच तैयार करवाए। इनमें से एक महिला ने पुलिस को बताया था कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन लोगों की मौजूदगी के कारण वो बच गई। पुलिस ने इन स्केच को हजारों की संख्या में गांव की दीवारों पर चिपका दिया। महिला पुलिसकर्मी मजदूर के भेष में साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर चारा काटने या फिर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए खेत में जाने लगी। इन सबका एक ही उद्देश्य था कि हत्यारे को लालच देकर जाल में फंसाया जाए। पर अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में पुलिस को एक जरूरी सुराग मिला। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बक्करगंज समूहा गांव के करीब 35 से 38 साल का एक आदमी
कुलदीप गंगवार जो 2 स्केच बनाए गए थे उससे मिलता जुलता पाया गया। गांव वालों ने बताया कि कुलदीप अक्सर शाही और सीसगढ़ इलाके में आवारा घूमता रहता है। कुलदीप ही वो आदमी था जो चाय की दुकान पर हत्याओं की डींगे हाँक रहा था। पुलिस ने कुलदीप को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने कुलदीप को हिरासत में लिया तो वो घबराया नहीं, भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुलदीप गंगवार के जानने वाले लोगों को जब पता चला कि कुलदीप साइको किलर है तो उन्हें इस सच्चाई पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि कुलदीप खेतों में काम करता था। वो बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, वो कभी किसी पर चिल्लाया तक नहीं था। पुलिस ने जब कुलदीप गंगवार से पूछताछ करनी शुरू की तो कुलदीप ने पुलिस को ठंडे दिमाग से हर एक डिटेल बताई। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि जब उसकी शिकार तड़पती थी उसे बहुत सुकून मिलता था। पुलिस ने जांच के दौरान कुलदीप गंगवार का बैकग्राउंड चेक किया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और पुलिस पूछताछ से पता चला कि कुलदीप महिलाओं के प्रति द्वेष से ग्रसित था। बचपन में मां की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। कुलदीप का दावा था कि बचपन में उसकी सौतेली मां उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। इसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में महिलाओं के प्रति नफरत का पहला बीज बोया था। और जब कुलदीप की शादी हुई तब वो अपनी पत्नी के साथ हिंसक बर्ताव करता था। कुलदीप अपनी सौतेली मां का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालने लगा, जिससे उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। कुलदीप ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध था। हो सकता है कि यह सोच कुलदीप गंगवार की अपनी मानसिक उपज हो, पर पत्नी के छोड़ के जाने वाली घटना ने उसकी नफरत को आग में बदल दिया। इसके बाद ही कुलदीप को महिलाओं को लेकर के एक कुंठा होने लगी। फिर वो महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। पहले वो सुनसान खेत में अकेली महिलाओं को अपने झांसे में फंसाता था, उसे बहुत नरमी से प्यार से बात करता था, फिर उन्हें खेतों के अंदर ले जाता, फिर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता। पर जब महिलाएं उसका विरोध करती, उसे गालियां देने लगती, तो उसका गला घोंटकर उन्हें मार देता था। कोई महिला जिंदा ना बच जाए इसके लिए वो उनके कपड़ों से बंधी गांठ उनके गले में कस कर बांधता था। सीरियल किलर की तरह वो भी अपनी जीत का निशान रखता था। पुलिस ने उसके पास से और उसके बताए गए जगहों से विक्टिम से जुड़ी चीज़ों को बरामद किया, जैसे ब्लाउज का फटा हुआ कपड़ा, लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, एक मतदाता पहचान पत्र, हंसियाँ और कई सारी चीज़ें कुलदीप ने ट्रॉफी के तौर पर रखी थी। जैसे आपने उंगलीमान वाली कहानी सुनी होगी, सीरियल किलर ऐसा ही करते हैं। कुलदीप इन चीज़ों को देखकर अपनी हत्याओं को दोबारा से याद करता था और उसका आनंद लेता था। हालांकि विक्टिम के लाशों के साथ बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हत्या करना ही कुलदीप के लिए यौन संतुष्टि का एक रूप था। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुलदीप गंगवार जैसा आदमी किसी की हत्या कर सकता है। हौसपुर की अनीता देवी, जिनकी 2 जुलाई 2024 को हत्या की गई थी, उसके परिवार वाले ये नहीं मानते कि कुलदीप ने ही अनीता की हत्या की। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अनीता की भी हत्या को दूसरी हत्याओं से मिला दिया। अनीता के परिवार को लगता है कि गांव के ही किसी आदमी ने पुरानी दुश्मनी के चलते अनीता देवी की हत्या की। कुलदीप के परिवार वाले और उसके कुछ पड़ोसियों का भी यही मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुलदीप ऐसा हो, क्योंकि कुलदीप जन्म से ही मानसिक रूप से विकलांग और निर्दोष है। पुलिस ने उसे फंसाया है क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकता। उसने कभी किसी महिला के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। खुद कुलदीप की जो सौतेली माँ है वो भी उसको निर्दोष मानती है। उनका कहना है कि कुलदीप एक बिच्छू तक को नहीं मार सकता। खैर, कुलदीप ने 6 हत्याएं स्वीकार कर ली थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और पैटर्न उसे सभी 9 हत्याओं से जोड़ते हैं। कुलदीप गंगवार की गिरफ्तारी के साथ ही शाही और सीसगढ़ के खेतों में पसरा आतंक का कोहरा छट गया। यह मामला भारतीय न्याय प्रणाली के सामने एक चुनौती है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा और पुलिसिंग रूल में संसाधनों की कमी है। महिलाओं की सुरक्षा ये भी एक ऐसा सवाल है जो इस केस में उभर कर सामने आता है। आज जब गन्ने के खेत हवा में झूमते हैं तो उनकी सरसराहट में उन 9 आत्माओं की कहानी गूंजती है जो एक सनकी की नफरत की भेंट चढ़ी। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को और जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।